हेलो दोस्तों, मैं प्रद्युम्न आप सभी का स्वागत करता हूं PS0099 क्लासेस के एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में सामाजिक विज्ञान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 के बहुविकल्पीय प्रश्नों को। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सामाजिक विज्ञान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2016 से 2020 तक के बहुविकल्पीय प्रश्नों को कर लिया था। आज हम लोग उसी के आगे देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। 2022 का प्रश्न नंबर 1 है, वी आकार की घाटी नदी के किस मार्ग से बनता है? ऑप्शन है ऊपरी मार्ग से, मध्य मार्ग से, निचले मार्ग से या नदी के मुहाने पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग गेस करेंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है? आप सब गेस करेंगे। तो देखिए, अगर हम देखें बी आकार की घाटी का जो निर्माण होता है, इसका जो निर्माण है वो आपको होता है कठोर शैलों वाले क्षेत्रों में। इसका जो निर्माण है वो कहाँ होता है? तो कठोर शैलों वाले क्षेत्रों में होता है। बी आकार की घाटी का निर्माण कठोर शैलों वाले क्षेत्रों में होता है। कठोर शैलों वाले क्षेत्र में बी आकार की घाटी का निर्माण कठोर शैलों वाले क्षेत्र में होता है। बी आकार की घाटी यानी जो घाटियाँ होती हैं वो आगे चलकर परिवर्तित होकर गार्ज या कैनियन का निर्माण करती हैं। यानी वी आकार की घाटी जो है वो आगे चलकर किसका निर्माण करती हैं? तो गार्ज गार्ज और गार्ज और कैनियन कैनियन का निर्माण करती हैं। यानी वी आकार की जो घाटी होती हैं, जब ये और आगे निकलती हैं तो ये परिवर्तित होकर क्या करती हैं? गार्ज और कैनियन का निर्माण करती हैं। वी आकार की घाटी का निर्माण करने वाली जो नदियां हैं उनमें से शारदा, बी आकार की घाटी का निर्माण करने वाली जो नदियां हैं, बी आकार की घाटी जो निर्माण करने वाली नदियां हैं उनमें से आपका आता है शारदा, शारदा, अलकनंदा, शारदा, अलकनंदा, शारदा हो गया, अलकनंदा हो गया। फिर आपका है गौरी गंगा, गौरी गंगा। फिर आपका है राम गंगा, राम गंगा। फिर नेक्स्ट आपका है गंगा नदी, नेक्स्ट आपका है गंगा नदी। उसके बाद में है भागीरथी, भागीरथी नदी। ये सभी नदियाँ जो हैं बी आकार की घाटी का निर्माण करती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बी आकार की घाटी यानी निचले मार्ग से। इसका राइट आंसर हो जाएगा निचले मार्ग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, पृथ्वी का औसत घनत्व है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? ऑप्शन दिया गया है 2.2, 5.5, 9.5 और 9.4। तो देखिए, जो पृथ्वी का औसत घनत्व होता है इसका घनत्व है आपका 5.514। पृथ्वी का जो औसत घनत्व है, पृथ्वी का औसत घनत्व इतना आपका है, इतना ग्राम यानी 5.514 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, प्रति सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी, प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। धरती का कोर जो है यानी धरती के कोर का घनत्व जो है वो आपका है प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर लगभग 13 ग्राम, यानी प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर लगभग प्रति 13 ग्राम है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, भृगु का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन दिया गया है पहाड़ी भागों में, समुद्र के किनारे, हिमानी क्षेत्र या मरुस्थल क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सब गेस करेंगे कि समुद्री तरंगे
अथवा धारा के अपरदन द्वारा उत्पन्न भृगु, जिसको हम लोग किल्प बोलते हैं, सागरीय तटीय दृश्यावली का प्रमुख स्थल रूप होता है। क्लिप का निर्माण चूंकि तरंग द्वारा अपरदन के कारण तट रेखा के सहारे होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बा, समुद्र के किनारे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। प्रारूप समिति के, ये इसमें देखिए स्फीत लिखा है तो हम लोग समिति बोलेंगे या कमेटी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, गेस करेंगे आप लोग। ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? देखिए 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने प्रारूप समिति के तौर पर कितना 29 अगस्त 29 अगस्त 29 अगस्त 1947 को 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी, इसके अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। यानी कि जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं वो किसको बनाया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। इसके अगर संवैधानिक सलाहकार देखें, प्रारूप समिति के संवैधानिक सलाहकार तो ये आपके हैं बी एन राव हैं। इसके उपाध्यक्ष की अगर हम बात करें, तो इसके उपाध्यक्ष थे हरेंद्र कुमार मुखर्जी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन, ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त द्रव पदार्थ का भूतल पर नाम है। यानी जो ज्वालामुखी के समय जो प्राप्त द्रव होता है पृथ्वी पर, उसको हम लोग क्या नाम जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन दिया गया है सियाल, सीमा, निफा और लावा। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग गेस करेंगे। तो देखिए ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। यानी जो भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ होता है, जब वो भूगर्भ में होता है, जब वो कहाँ होता है, जब वो होता है आपका भूगर्भ में। जब भूगर्भ में होता है ये द्रव पदार्थ, तो इसको हम लोग मैग्मा बोलते हैं। पृथ्वी के अंदर होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तरल पदार्थ को मैग्मा। और जब यही तरल पदार्थ धरातल पर आता है, जब ये धरातल पर आ जाएगा यही द्रव पदार्थ जब धरातल पर आता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं लावा। जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर या तो सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। यानी इस लावा से जब ये ऊपर आता है, मैग्मा जब ऊपर आता है धरती के ऊपर, तो इसको लावा बोलते हैं। इसमें जो गैसें होती हैं उसमें कौन कौन सी होती हैं? तो पहला आपका होता है जलवाष्प, जिसको हम लोग बोलते हैं H2O, जलवाष्प। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। तीसरा आपका है सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ये सभी गैसें निकलती हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। यानी सापेक्ष आर्द्रता जो है वो किससे मापी जाती है? ऑप्शन दिया गया है हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर और एनीमोमीटर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, आप सब गेस करेंगे। तो देखिए हाइड्रोमीटर जो है, हाइड्रोमीटर द्रव के घनत्व मापता है। यानी हाइड्रोमीटर जो होता है वो क्या मापता है, जो द्रव होता है,
द्रव का घनत्व मापता है। द्रव का घनत्व जो मापता है वो कौन मापता है? तो आपका मापता है हाइड्रोमीटर। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता को गीले और सूखे बल्ब यानी थर्मामीटर द्वारा मापा जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर किसे कहते हैं? जो वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता को मापता है। तो सापेक्ष आर्द्रता यही पूछा गया है, यानी इसका क्या होगा? तो हाइग्रोमीटर होगा, इसके द्वारा मापा जाता है। बैरोमीटर से अगर हम लोग देखें तो बैरोमीटर से आपका मापा जाता है वायुमंडलीय दाब। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दबाव मापा जाता है, वायुमंडलीय दबाव। एनेमोमीटर से आपका मापा जाता है वायु का वेग, वायु का वेग। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, धन्वंतरी जो है ये किस काल के वैद्य थे? धन्वंतरी किस काल के वैद्य थे? ऑप्शन दिया गया है मौर्य काल, गुप्त काल, महाजनपद काल और राजपूत काल। इसका राइट आंसर क्या होगा? गेस करेंगे आप लोग। देखिए धन्वंतरी जो है, धन्वंतरी जो धन्वंतर हैं ये जो है उज्जैनी के राजा, उज्जैनी के राजा धन्वंतरी जो है ये उज्जैनी के राजा, उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य, उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य, ब्रैकेट में हम इसको लिख लेते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे, द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे, नव रत्नों में से एक थे। जो धन्वंतरी थे वो उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य जो हैं, जिसको हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जानते हैं, के रत्नों में से एक थे, एक थे। नवरत्न को दरबार में रखने की परंपरा राजा विक्रमादित्य से शुरू हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर है आपका, धन्वंतरी किस काल के वैद्य थे? तो ये वैद्य थे आपके गुप्त काल के। ये है इनके बारे में कुछ एडिशनल जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष शासन किया? ये आपका बताना है। किस वर्ष तक शासन किया या कितने वर्षों तक शासन किया या कब से कब तक शासन किया, ये भी बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन दिया गया है 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष और 5 वर्ष। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग गेस करेंगे। देखिए अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 1316 इतना तक शासन करने वाला, इतना तक शासन करने वाला अलाउद्दीन खिलजी जो है वो भारत में दक्षिण के खिलजी वंश का दूसरा सुल्तान था। किसका दूसरा सुल्तान था? अलाउद्दीन खिलजी अगर हम बात करें तो किसका दूसरा सुल्तान था? दूसरा सुल्तान था जो ये, किसका दूसरा सुल्तान था? तो ये आपका था खिलजी वंश का, खिलजी वंश का, खिलजी वंश का, ये खिलजी वंश का दूसरा सुल्तान था। यानी अलाउद्दीन खिलजी जो है ये 1296 से 1316 तक शासन करता है। इसका जो दूसरा यानी ये जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है ये आपका है दूसरा सुल्तान है, यानी खिलजी वंश का दूसरा सुल्तान है। इन्होंने लगभग कितने वर्ष तक शासन किया है? तो इन्होंने लगभग जो है लगभग लगभग 20 वर्ष, लगभग 20 वर्ष तक जो है ये शासन किए थे, 20 वर्ष तक शासन किए थे। अगर हम लोग इसको इससे घटा लें तब भी आपका उतना ही मिलेगा, 20 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 7। अगला क्वेश्चन दिया गया है,
मत्त विलास पसहन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन दिया गया है महेंद्र वर्मा, पुलकेशिन द्वितीय, नरसिंह वर्मन और आपका है राजराज प्रथम। इसका राइट आंसर क्या होगा, गेस करेंगे आप लोग? इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करेंगे आप लोग। चलिए कुछ देखते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन। मित्त विलास पसहन, या इसको हम लोग बोलते हैं प्रसहन, प्रसहन। ये जो नामक पुस्तक है, ये जो लिखा गया पुस्तक है, ये लिखा गया है किस लिपि में? यानी ये बुक है जिसको हम लोग देवनागरी लिपि में बोलते हैं। इसी बुक का नाम अगर हम लोग देवनागरी लिपि में देखें तो इसमें आपका है मत्त विलास, मत्त विलास प्रसहन, प्रहसन। ये है इसका देवनागरी में, इसका देवनागरी नाम है। अगर इसका हम अंग्रेजी में देखें, इसी बुक का अंग्रेजी में इसका नाम देखें तो अंग्रेजी में इसका नाम है ए फोर्स ऑफ ड्रंकन, ए फोर्स ऑन ड्रंकन स्पोर्ट। ये इसका इंग्लिश में इसका नाम है। ये जो रचना है ये आपका है पल्लव के राजा, पल्लव के राजा। ये जो रचना है ये जो है पल्लव के राजा, यानी पल्लव राजा, वहाँ के पल्लव के जो राजा हैं वो आपके हैं महेंद्र, महेंद्र वर्मन, महेंद्र वर्मन प्रथम। यानी जो पल्लव के राजा हैं महेंद्र वर्मन, वर्मन प्रथम। प्रथम इनके द्वारा 1571 से सन 30 ईस्वी में इन्हीं के द्वारा लिखा गया एक संस्कृत नाटक है। लिखा गया क्या है, तो संस्कृत नाटक है, संस्कृत नाटक। लिखा गया एक संस्कृत नाटक है, संस्कृत नाटक। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर आ। अगला क्वेश्चन दिया है जौहर प्रथा का प्रचलन था, यह बताना है किसके काल में था। ऑप्शन दिया गया है मौर्य काल, गुप्त काल, महाजनपद काल और राजपूत काल। इसका राइट आंसर क्या होगा, गेस करेंगे आप लोग? देखिए जौहर जो है, जौहर प्रथा जो है, तो जौहर जिसे कभी कभी जौहर, जिसे कभी कभी क्या बोलते हैं, जौहर या जूहर। यानी जौहर जिसे कभी कभी जूहर, जौहर भी कहा जाता है। जौहर प्रथा का प्रथम उल्लेख, जौहर जो प्रथा है, जौहर प्रथा का प्रथम उल्लेख, जौहर प्रथा का प्रथम उल्लेख, जौहर प्रथा का प्रथम उल्लेख 13वीं शताब्दी यानी 13वीं सदी के प्रारंभ में मिलता है। 13वीं सदी के प्रारंभ में मिलता है। इसके अगर हम लोग प्रचलन की बात करें, जौहर प्रथा के प्रचलन की बात करें तो ये जो प्रचलन था इसका ये होता है राजपूत काल में, यानी राजपूतों के काल में, राजपूतों के काल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 11 नंबर, वह बजट जिसमें आय व्यय बराबर होता है वो क्या होता है, कौन सा बजट होता है? ऑप्शन दिया गया है जीरो आधारित बजट, संतुलित बजट, घाटे का बजट और बचत का बजट। इसका राइट आंसर क्या होगा, गेस करेंगे आप लोग? तो चलिए देखते हैं जो बजट शब्द है,
बजट जो शब्द है ये फ्रांसीसी भाषा के शब्द फ्रांसीसी भाषा के शब्द फ्रांसीसी भाषा के शब्द फ्रांसीसी भाषा के शब्द बूजट शब्द से BOUGET और डबल ई, इसको साइड में लिखते हैं। फ्रांसीसी भाषा के शब्द BOUGET बूजट। बूजट शब्द से व्युत्पन्न हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं धन या राजस्व। यानी बजट जो है वो धन के आय और व्यय की सूची होती है। तो धन को हम लोग बोलते हैं राजस्व, धन को राजस्व बोलते हैं। और जो जो बजट शब्द है ये फ्रांसीसी भाषा के शब्द बूजट से जो व्युत्पन्न हुआ है। तो इसमें से पूछा गया है कि वह बजट जिसमें आय और व्यय बराबर होता है तो उसका क्या होगा, संतुलित बजट होगा। यानी ना तो घाटा हुआ है और ना ही अधिक हुआ है, तो आपका होगा संतुलित बजट। अगला क्वेश्चन दिया गया है 12 नंबर, भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है। क्या कारण है? ऑप्शन दिया गया है पिछड़ी तकनीक, जोत का छोटा आकार, शाख का प्रभाव या उपयुक्त सभी। तो देखिए भारतीय जो किसान हैं इनके जो निम्न उत्पादकता है उसके कारण में कई सारे कारण हो सकते हैं। इसमें तो जो दिया है कि यानी कि पिछड़ी तकनीक ये भी सही है, जोतों का छोटा आकार ये भी सही है, शाख का प्रभाव ये भी सही है। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। लेकिन इसके अलावा भी और चीज़ें हैं जिनमें आप क्या आते हैं, भारतीय किसानों का अशिक्षित एवं निर्धन होना ये भी निम्न उत्पादकता का कारण है। और है आपका कृषि का मानसून पर निर्भर होना, कृषि के आधुनिक कृषि तकनीकों का बहुत कम प्रयोग करना। यानी कृषि में जो आधुनिक तकनीकें हैं उनका बहुत कम प्रयोग करना, कृषि पर जनसंख्या का अधिक दबाव, घटता कृषि भूमि क्षेत्र, खेतों का छोटा आकार, कृषि उत्पादन का उचित मूल्य न मिलना, कृषि में वाणिज्यीकरण का अभाव। तो ये सभी हैं इसके निम्न उत्पादकता के कारण। अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित्र के रचयिता थे। हर्षचरित्र के रचयिता कौन थे? तो देखिए जो हर्षचरित्र है इसका ऑप्शन दिया गया है आपका हर्ष, बाणभट्ट, फिर भवभूति और मतंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गेस करेंगे आप लोग। तो देखिए जो हर्षचरित्र है, हर्षचरित्र हर्षचरित्र जो है ये भारतीय सम्राट हर्ष की जीवनी है। भारतीय सम्राट हर्ष की जीवनी है। यानी जो हर्षचरित्र रचना है ये भारतीय सम्राट हर्ष की क्या है, तो ये हर्ष की एक जीवनी है। ये जो रचना है ये हर्ष की जीवनी है, जिन्हें बाढ़ के नाम से भी जाना जाता है। यानी इनको हर्ष को और किस नाम से जाना जाता है, तो ये बाढ़ के नाम से भी जाना जाता है। जिन्हें बाढ़ के नाम से भी जाना जाता है, जो 7वीं शताब्दी के भारत के संस्कृत लेखक थे। कौन से शताब्दी के? तो 7वीं शताब्दी के। 7वीं शताब्दी के 7वीं शताब्दी के 7वीं शताब्दी के भारत के कौन से लेखक थे? तो संस्कृत लेखक थे। संस्कृत लेखक थे। संस्कृत लेखक थे। यानी हर्षचरित्र जो है यह हर्ष की जीवनी है। अब ये जो आपका है तो इसका राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बा, यानी हर्षचरित्र बाणभट्ट द्वारा लिखित भारतीय सम्राट हर्ष की जीवनी है, जिन्हें बाढ़ के नाम से भी जाना जाता है, जो 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत के संस्कृत लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, चालुक्य वंश के
सबसे प्रतापी राजा थे? चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? ऑप्शन दिया गया है जय सिंह, पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, और आपका दिया गया है रणराज। तो देखिए, जब भी आपको ऐसा ऑप्शन मिले, कोई भी परीक्षा दे रहे हैं कहीं भी, अगर उसमें दो ऑप्शन सेम लग रहा है, दोनों में थोड़ा डिफरेंट है, तो आंसर उसी दोनों में से कोई हो सकता है। तो आपको ज़्यादा खोजने की जरूरत नहीं, ये आपका कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें बस इसका और इसका अंतर है, तो इसी दोनों में आपको चेक करना है और इसी दोनों में से आंसर आपको लगाना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, गेस करेंगे आप लोग? चलिए देखते हैं। पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय ये जो थे, ये चालुक्य वंश के, चालुक्य वंश के, चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा थे, सबसे प्रतापी राजा थे। इन्होंने 609, इन्होंने 609 ईस्वी से 642 ईस्वी तक शासन किया था, ईस्वी तक शासन किया था, शासन किया था। यानी पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। इन्होंने 609 ईस्वी से 642 ईस्वी तक शासन किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सा, पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। सर्वाधिक लवणता वाला सागर है, सर्वाधिक लवणता वाला सागर जो है वो कौन सा सागर है? ऑप्शन दिया गया है कैस्पियन सागर, लाल सागर, मृत सागर और भूमध्य सागर। तो आप लोग गेस करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, एक सागर है जिसकी अधिकतम जो लवणता है, जिसकी अधिकतम लवणता जो है, अधिकतम लवणता है जो सबसे अधिक है वो कितना है? अधिकतम लवणता जो कि सबसे अधिक है वो आपका है प्रति हजार, अधिकतम लवणता प्रति हजार आपका है 240। वो सागर कौन सा है? तो वो सागर आपका है मृत सागर। और इसका राइट आंसर भी आपका यही है, मृत सागर। मृत सागर जो है इसमें सर्वाधिक लवणता पाया जाता है। इसीलिए इसमें क्या होता है, यदि कोई भी व्यक्ति इस सागर में जाता है, तो अगर कोई व्यक्ति इस सागर में कितनी भी गहराई में चला जाए तो वो डूबता नहीं है, वो इसी पे तैरता रहता है। इसका कारण यही है कि इसकी लवणता सबसे अधिक है। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं सभी सब्जेक्ट के, यानी कि ऑल सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर, यानी मॉडल पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे अब, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। तो मॉडल पेपर हम लोग शुरू करेंगे 2016 से। मॉडल पेपर हम लोग शुरू करने वाले हैं, मॉडल पेपर शुरू करने वाले हैं 2016 से। सभी सब्जेक्ट का देखेंगे, 2016 से 2023 तक के सभी मॉडल पेपर के सभी विषयों के देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।